इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी के कुछ प्रश्नों को देखेंगे और उसका जवाब जानेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। मतलब सोडियम जो है उसको केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो देखिए इसका जवाब, सोडियम उच्च अभिक्रियाशील है। मतलब सोडियम बहुत तेजी से अभिक्रिया करने वाला धातु है। यदि इसे खुले में रखा जाता है तो ऑक्सीजन से तेजी से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है। इसमें इतनी तेजी से अभिक्रिया होती है कि अगर इसको खुला में रखें तो ऑक्सीजन से बहुत तेजी से अभिक्रिया करके उसमें आग पकड़ लेता है। इसलिए इसे सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को मतलब अचानक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। आइए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया और उसका क्या समीकरण है लिखना है, और दूसरा है जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम का जो अभिक्रिया है उसका समीकरण लिखना है। तो देखिए, आयरन जब भाप के साथ अभिक्रिया करा है, देखिए यहाँ पर G मतलब यहाँ पर गैस हो गया, तो चूंकि यह H2 है मतलब ये भाप है। तब तो आयरन देखिए यहाँ पर रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, भाप के साथ। तो क्या बना, आयरन ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस, और इसको बैलेंस करके यहाँ पर लिख दिया गया है ताकि आप समझ सकें। तो ये था पहला समीकरण जिसमें हमें दिखाने का कोशिश किए हैं। यहाँ जो क्वेश्चन में था कि भाप का आयरन के साथ अभिक्रिया करना है और उसको समीकरण में लिखना है। दूसरा है जल के साथ कैल्शियम। तो देखिए ये है कैल्शियम जो सॉलिड में है और इसमें जल लिए हैं, क्योंकि ये लिक्विड है तो यहाँ पर जल बोलेंगे, इस बार भाप नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर गैस नहीं है। तो यहाँ पर कैल्शियम देखिए जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एक्वस है, जलीय है, और हाइड्रोजन गैस। किंतु इसमें और एक चीज़ देखने को मिलता है कि इसमें उष्मा भी निकलता है। तो कैल्शियम जब जल के साथ अभिक्रिया कराया है तो क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और उष्मा निकली है। अब दूसरा देखते हैं, जल के साथ पोटेशियम का अभिक्रिया। तो ये पोटेशियम है और ये जल है, दोनों के बीच में अभिक्रिया हो रहा है। तो देखिए क्या बना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, और इसमें उष्मा भी निकला है। तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने दूसरे प्रश्न को देखे। अब तीसरे प्रश्न में आते हैं। ए, बी, सी एवं डी। देखिए यहाँ पर ए, बी, सी और डी जो है चार धातुओं के नमूने हैं। मतलब ए, बी, सी, डी चार धातु हैं और इनको लेकर एक एक करके निम्नलिखित विलयन में डाला गया है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर धातु ए, बी, सी, डी है, इसको अलग अलग विलयन में डाला गया है। जैसे आयरन सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में, जिंक सल्फेट के विलयन में, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाला गया है। और इससे प्राप्त परिणाम को निम्नलिखित प्रकार से सारणीबद्ध किया गया है। तो देखिए, जब धातु ए को आयरन सल्फेट के विलयन में रखा गया तो कोई अभिक्रिया नहीं हुआ, किंतु जब इसी धातु ए को कॉपर सल्फेट में रखा तो यहाँ विस्थापन जैसी अभिक्रिया देखने को मिला। उसके बाद जब धातु बी को आयरन सल्फेट में रखा गया तो विस्थापन अभिक्रिया देखने को मिला। फिर धातु बी को जब जिंक सल्फेट में रखा तो कोई अभिक्रिया नहीं हुआ। उसके बाद धातु सी को जब आयरन सल्फेट में रखा गया तो कोई अभिक्रिया नहीं हुआ। फिर धातु सी को कहाँ रखा गया, कॉपर सल्फेट में, तो कोई अभिक्रिया नहीं हुआ।
फिर धातु सी को जिंक सल्फेट में रखा गया, कोई अभिक्रिया नहीं हुआ। फिर धातु सी को सिल्वर नाइट्रेट में रखा गया तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया देखने को मिला। उसी प्रकार धातु डी को जब आयरन सल्फेट में रखा गया तो कोई अभिक्रिया नहीं हुआ। धातु डी को जब कॉपर सल्फेट में रखा गया तो कोई अभिक्रिया नहीं हुआ। फिर धातु डी को जब जिंक सल्फेट में रखा गया तो कोई अभिक्रिया नहीं हुआ। और धातु डी को फिर सिल्वर नाइट्रेट में रखा गया तो कोई अभिक्रिया नहीं हुआ। तो ये था कुछ सारणीबद्ध। अब प्रश्न नीचे हैं, इस सारणी का उपयोग कर धातु ए, बी, सी एवं डी के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? मतलब इन चारों में से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, आपको पहचान करना है। फिर दूसरा प्रश्न है कि धातु बी को जब कॉपर सल्फेट में अगर रख दिया जाए तो क्या होगा? यहाँ भले नहीं लिखा है सारणी में, मगर प्रश्न किया है कि धातु बी को अगर यहाँ रख देते हैं कॉपर सल्फेट में तो यहाँ क्या होता, आप बताएं। तीसरा प्रश्न है, धातु ए, बी, सी एवं डी को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब चूंकि हम लोग यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर जो विलयन है वो आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट का है। तो हम लोग यहाँ पर सक्रियता श्रेणी का सहायता लेंगे। तो यहाँ आयरन सल्फेट है तो मान लेते हैं आयरन सल्फेट के लिए Fe आयरन। कॉपर सल्फेट में कॉपर लेते हैं और आपको पता है कि वो आयरन से नीचे में आता है। उसके बाद जिंक आयरन से ऊपर में, तो यहाँ लिखेंगे जिंक को ऊपर में। और उसके बाद सिल्वर जिसको Ag से सूचित करते हैं उसको नीचे लिख रहे हैं। अब इस प्रश्न पे आइए। तो यहाँ पर जिंक को सबसे पहले ऊपर में क्या है, सबसे पहले ऊपर में देखिए हम लोग का यहाँ जिंक है। सक्रियता श्रेणी में अगर हम देखा जाए तो इन चारों में अगर ले तो सबसे ऊपर में जिंक आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ए, बी, सी, डी में कौन है जो जिंक को, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर जिंक, फिर Fe, फिर कॉपर, फिर Ag। अब यहाँ देखिए ए, बी, सी, डी, इन चारों में से जिंक को कौन हटा रहा है? तो देखिए ध्यान से, जिंक को यहाँ हटाने का नहीं दिया है, मतलब तो जिंक से चेक नहीं होगा, जांच नहीं होगा। तो आइए अब चेक करते हैं कि आयरन को कौन हटा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आयरन सल्फेट को हटा रहा है बी, तो इसका मतलब बी सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पर लिखेंगे तब बी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है। अब देखिए कॉपर को कौन हटा रहा है? तो कॉपर का यहाँ विस्थापन हो रहा है तो ए हटा रहा है, तो यानी बी के बाद ए होगा अधिक अभिक्रियाशील। ठीक है, बी के बाद कौन होगा? ए। तो देखिए यहाँ पर लिखे बी के बाद ए, देखिए यहाँ पर नीचे में बी के बाद ए लिखे हैं। उसके बाद देखिए कॉपर के बाद कौन है, यानी कि यहाँ पर सिल्वर को कौन हटा रहा है? तो सिल्वर देखिए यहाँ पर है, सिल्वर को हटा रहा है कौन? सी, यानी कि बी के बाद ए होगा और ए के बाद सी होगा, और उसके बाद अंत में तब डी होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहचान लिए कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील बी है, उसके बाद ए है, उसके बाद सी है और अंत में डी है। तो इसकी पहचान कहीं ना कहीं हमें सक्रियता श्रेणी की सहायता से हो पाया है। अब यहाँ पर है तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो यहाँ पर देखें बी था, और अंत में हम लोग देखे थे कि ए, बी, सी और डी को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो पहले कौन होता है? पहले बी होता है, फिर ए होता है, फिर सी होता है, फिर डी होता है। अब दूसरे प्रश्न में आते हैं, धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? तो देखिए ध्यान से, जब बी को हमने आयरन के
सल्फेट में रखें तो आयरन को विस्थापित कर दिया, तो जाहिर सी बात है कॉपर सल्फेट में रखेंगे तो कॉपर को विस्थापित कर देगा, क्योंकि कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील आयरन है और ये आयरन को विस्थापित जब कर सकता है तो कॉपर को तो ऑटोमेटिक है कि कर देगा, क्योंकि कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील आयरन है। और यदि बी आयरन को विस्थापित कर सकता है तो कॉपर को तो कर ही सकता है, इसलिए यहाँ पर बोल सकते हैं कि धातु बी कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 4 क्या कहता है, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। मतलब कोई धातु जो है वो अभिक्रियाशील है और उसे कहाँ डाला गया है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl जो एक्वस है, पानी मिला के तनु कर दिया गया है। तो अभिक्रियाशील धातु को डाला गया है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में तो कौन सी गैस निकलती है, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि आयरन के साथ तनु H2SO4, अब यहाँ पर अम्ल बदल दिया गया है, अब यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया जो हो रहा है उसका रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो आइए इसका जवाब जानते हैं। अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अभिक्रियाशील धातु को कहाँ डाला जाता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये पहला का जवाब हुआ। दूसरा में देखिए, जब आयरन को तनु H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो आयरन सल्फेट, देखिए आयरन सल्फेट यानी FeSO4 और हाइड्रोजन गैस बनता है यानी कि H2। तो उसको अभिक्रिया को लिखने बोला था, रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए Fe आयरन अभिक्रिया किया किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल, वो भी तनु है तो यहाँ पर AQ दर्शाना पड़ेगा। और इससे जो बना है वो आयरन सल्फेट बना है। देखिए FeSO4 ये एक्वस के रूप में है, जलीय रूप में है और हाइड्रोजन गैस बना है। तो ये था प्रश्न नंबर 4 का जवाब। अब प्रश्न 5 देखिए, जिंक को आयरन 2 सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है। यानी कि जिंक धातु को आयरन 2 सल्फेट यानी कि 2 यहाँ पर आयरन की संयोजकता है। तो जब जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो आइए इसका जवाब जानते हैं। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो यह आयरन को विस्थापित करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जिंक जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है आयरन के तुलना में। इसलिए जिंक क्या करेगा, वो आयरन सल्फेट के विलयन से आयरन को विस्थापित कर देगा, यानी कह सकते हैं यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होगा। इसकी रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार है। देखिए Zn यानी जिंक रिएक्शन किया आयरन सल्फेट के साथ, तो यहाँ देख सकते हैं जिंक ने Fe को हटा दिया और खुद यहाँ जुड़ के जिंक सल्फेट बना और आयरन को देखिए विस्थापित कर दिया। तो यानी जिंक ने आयरन को आयरन सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया।